ये आकाशवाणी है। कंट्री वाइड में प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम कोविड-19 और H3N2 संक्रमण के लिए सावधानियां और उपचार। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड और इन्फ्लुएंजा की स्थिति के आकलन के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने टीकाकरण अभियान की स्थिति का भी आकलन किया। कोविड के नए वेरिएंट और इन्फ्लुएंजा के उभरने और इससे जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी स्वास्थ्य मंत्रालय की वर्तमान तैयारियों के बारे में जानकारी ली गई। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, केरल में स्वाइन फ्लू के प्रकार H3N2 के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कोविड-19 के मामले भी कुछ राज्यों में अधिक तादाद में बढ़े हैं। इन बढ़ते मामलों ने फिर से हमें संक्रमण को लेकर सजग होने के लिए सावधान कर दिया है। देश में इन्फ्लुएंजा और पिछले 2 हफ्तों में कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ी है। इस वृद्धि को देखते हुए ये उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव ने देश में बढ़ते मामलों के साथ विश्व में कोविड की स्थिति पर प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया कि देश में नए दैनिक मामलों की औसत संख्या 888 है। प्रधानमंत्री को बताया गया कि कोविड की मुख्य 20 दवाओं और अन्य 12 दवाओं, 8 प्रतिरोधक दवाओं और इन्फ्लुएंजा की 1 दवा की उपलब्धता और कीमतों पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री को देश में इन्फ्लुएंजा, विशेष रूप से पिछले कुछ महीनों में H1N1 और H3N2 के मामलों की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने मरीजों, स्वास्थ्य पेशेवरों और स्वास्थ्य कर्मियों के अस्पताल परिसर में मास्क पहनने सहित कोविड उपयुक्त व्यवहार पर जोर दिया। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने पर मास्क पहनने की सलाह दी। श्री मोदी ने सांस के गंभीर संक्रमण की प्रभावी निगरानी और इन्फ्लुएंजा और एडिनोवायरस के परीक्षण पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तरों, स्वास्थ्य सुविधाओं और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोविड-19 महामारी खत्म नहीं हुई है और नियमित आधार पर देश भर में स्थिति की निगरानी करने की बहुत आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार की योजना पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। उन्होंने सलाह दी कि मॉक ड्रिल नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए, जिससे हमारे अस्पताल सभी आपात स्थितियों के लिए तैयार रहें। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के अध्यक्ष और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष बातचीत में बताया कि इन्फ्लुएंजा जैसे संक्रमण के पीछे बदलता मौसम एक बड़ा कारण होता है। उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 सालों में इस बार संक्रमण फैलने की गति ज्यादा दिखाई दे रही है। इसके पीछे उन्होंने कई महत्वपूर्ण कारणों पर भी प्रकाश डाला। जैसे मौसम बदलता है, उसके दौरान वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ वायरल इन्फेक्शन पिछले सालों के हिसाब से इन्फ्लुएंजा जो है वो ज्यादा दिख रहा है। उसके 2-3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि पिछले 2-3 साल में हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाया, मास्क डाले, हाथ धोए, 2 गज की दूरी रखी। उससे जो रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं, चाहे वो कोविड हो चाहे इन्फ्लुएंजा हो, उससे हमारा बचाव रहा। दूसरा ये कि क्योंकि कोविड जो है वो पिछले 2.5-3 साल में डोमिनेंट जो हम कहते हैं रेस्पिरेटरी वायरस रहा कि सांस की जुकाम, नजला, खांसी, सांस की तकलीफ, निमोनिया उसी वायरस से हो रहा था और वायरल इन्फेक्शन इतने नहीं हुए और कुछ हद तक हमारी इम्यूनिटी इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट कम हो गई क्योंकि उसका हमें एक्सपोजर नहीं ज्यादा हुआ। और तीसरी चीज ये हुई कि वायरस जो है इन्फ्लुएंजा वाला है वो है तो हमारे साथ कई सेंचुरी से, लेकिन वो थोड़ा सा हर साल म्यूटेट करता है जैसे कोविड भी करता है। तो पहले H1N1 था जिसके कारण हमने स्वाइन फ्लू का एक पैंडेमिक भी 2009 में देखा। वो H3N2 हो गया तो उसके कारण थोड़े से केसेस बढ़ गए। और मौसम ऐसा है कि इस टाइम में रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन जो है ज्यादा देखे जाते हैं। तो ये सारी चीजें जब एक साथ हुई तो उसके कारण इस दफा हमने देखे कि केसेस ज्यादा हुए हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने विस्तार से इन्फ्लुएंजा वायरस के बनने और इसके अलग अलग प्रकारों के बारे में बताया। So I think it's important to understand
कि H3N2 इज इन्फ्लुएंजा वायरस। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इन्फ्लुएंजा जैसे कोविड एक वायरस है, उसी तरह से इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस है जिसको हम फ्लू वायरस भी कहते हैं। और इस वायरस के 3 टाइप्स होते हैं, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी। इन्फ्लुएंजा ए जो है और बी जो है वो ह्यूमंस में, एनिमल्स में और बर्ड्स में पाया जाता है। जो इन्फ्लुएंजा सी है वो यूजुअली ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता। इन्फ्लुएंजा ए के कई टाइप होते हैं जिसमें से H1N1 है, H3N2 है, एक H5N1 भी है जो हम बर्ड फ्लू भी कहते हैं। तो ये जो वायरस है उसके जो आउटर लेयर है उसमें प्रोटीन होते हैं जिनका H और N नाम है। तो उसके नंबर के हिसाब से हम वायरस का नाम देते हैं। जैसे अगर आप कोविड की बात करें तो हमने कोविड का नाम कई उसके सब टाइप्स जब आए कोरोना वायरस के, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, ओमिक्रॉन, ये सारे नाम दिए। इन्फ्लुएंजा में हम जो नाम देते हैं वो उसके जो वायरस के सेल पे जो ग्लाइकोप्रोटीन है, H जो है ह्यूमन जो वायरस को सेल के अंदर लेके जाता है, और जो N प्रोटीन है वो वायरस को बाहर आने में मदद करता है। उसके एक के 16 टाइप्स हैं, एक के 9 टाइप्स हैं, उसके कॉम्बिनेशन पे हम नाम देते हैं। और H3N2 अब नया जो चल रहा है का वायरस है। डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि H3N2 संक्रमण के कई लक्षण हैं। बुखार, खांसी, जुकाम, गले में खराश के साथ शरीर और सिर में दर्द की शिकायत इन्फ्लुएंजा हो सकती है। उन्होंने संक्रमण से बचने के लिए कई सावधानियां भी बताई। उन्होंने कहा कि कोविड और H3N2 इन्फ्लुएंजा के बारे में फर्क को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दोनों के उपचार का तरीका अलग अलग है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण बात पर भी प्रकाश डाला कि कोविड के मुकाबले ये इन्फ्लुएंजा संक्रमण कम घातक इसलिए है कि लंबे समय से इसको लेकर हमारे शरीर ने प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है, इसलिए इसका हमारे शरीर पर तुलनात्मक रूप से कम असर होता है। ज्यादा गंभीर स्थिति की संभावना उन लोगों के साथ होती है जिनकी आयु ज्यादा है और जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, और बच्चे भी इससे प्रभावित होते हैं। बेसिक सिम्टम्स में H3N2 की बात करें तो बेसिक सिम्टम्स जो है वो कॉमन टाइप के हैं। बुखार होगा, ठंड लगेगी बुखार के साथ, जुकाम, नजला, खांसी, गले में खराश, बॉडी एक्स, हेड एक्स, इस टाइप के ज्यादातर लक्षण होते हैं। तो इन्फ्लुएंजा वायरस भी कोविड की तरह ही फैलता है और ये इन्फेक्शियस है जो हम कहते हैं ड्रॉपलेट के थ्रू। तो अगर आप किसी व्यक्ति जिसको जुकाम, नजला, बुखार है और वो खांस रहा है और उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में आएंगे, या भीड़ है और इंडोर एरिया है वहां पे वेंटिलेशन ठीक नहीं है, तो हवा में ये वायरस काफी देर तक रह सकता है। तो जैसे हम कोविड में कहते थे कि आप अगर ऐसी जगह जाएं तो बेहतर यही रहेगा कि अपना मास्क लगा के रखें, अपना हाथ रेगुलरली धोते रहें जिससे हाथ पे वायरस ना आए। हाथ चेहरे पे ज्यादा ना लगाएं, क्योंकि हाथ में अगर वायरस आ जाता है किसी चीज को छूने से और फिर वही हाथ आप अपने चेहरे पे बार बार लगाते हैं तो हाथ से वो वायरस फिर आपके चेहरे पे पहुंच जाता है और फिर वहां से वो सांस की नाली में चले जाता है। तो हम ये कोशिश करें कि अपने हाथ चेहरे पे ना लगाएं, हाथ रेगुलरली धोएं और मास्क लगाएं। और अगर बाहर भीड़ में है तो बाहर आउटडोर एनवायरनमेंट हो तो भी हवा चलती है तो वो ठीक रहता है। इंडोर एनवायरनमेंट में मास्क लगाएं तो उससे आप अपने आप को बचा के रखें। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर गंगाखेडकर ने भी इन्फ्लुएंजा और कोविड संक्रमण के बारे में इसी बात को कहा कि कोविड से सीखे अनुभवों को ध्यान में रखते हुए हमें किसी भी तरह के संक्रमण को लेकर सावधान रहना बहुत आवश्यक है। उन्होंने उन जरूरी बातों की ओर ध्यान दिलाया कि हाथों को साफ रखकर और मास्क पहनकर हम अपना संक्रमण किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने से रोक सकते हैं। उन्होंने इस बात को भी रखा कि अक्सर बच्चे और वरिष्ठ नागरिक इस तरह के इन्फ्लुएंजा से जल्दी प्रभावित होते हैं, इसलिए ये आवश्यक है कि यदि बच्चों में संक्रमण के लक्षण होते हैं तो माता पिता को दूसरों के संपर्क में लाने से उन्हें बचाना चाहिए। इसी तरह परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की देखभाल भी ऐसे समय में बहुत जरूरी हो जाती है। सबसे पहली बात हमको एक याद रखना है, कोविड में जो हमको सिखाया गया उसका पालन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर समझो मुझे कोई लक्षण दिखे, मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो H3N2 होगा या और कोई विषाणु उसका इन्फेक्शन होगा, लेकिन मैंने क्या करना चाहिए, मैं जब बीमार रहता हूँ तो उस वक्त अगर घर के बाहर निकलना मैं टाल नहीं सकता हूँ तो कम से कम मास्क पहन के अगर मैं निकला तो मैं दूसरों को ये बीमारी नहीं दूंगा। मुझे अगर खांसी आती है
या छींक आती है तो वो जो हम कोविड में पढ़ाते थे कि अपनी कोहनी जो होती है शर्ट के ऊपर वो करे, सब लोगों के सामने अगर उनके चेहरे पे अगर गिरता है तो दूसरों को बीमारी लगने का चांस बढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है, मैं अगर मेरे मुंह को हाथ लगाऊं या छींक और खांसी का जो बलगम निकलता है उसके संपर्क में अगर आया होगा तो हम पुराने समय पे डिसइंफेक्शन का इस्तेमाल करने के लिए जैसे बोलते थे, हाथ साफ सुथरे धो लेना, हैंड हाइजीन रखना, ये जरूरी बनेगा। अक्सर ये पाया जाता है कि ये बीमारियां बच्चों को पहले होती है और बच्चे स्कूल में जाते हैं, एक बच्चा कोई किसी को बीमारी होगी वो दूसरे को देता है, तो उसकी वजह से ये बीमारी चारों तरफ जल्द से जल्द फैलना शुरू हो जाते हैं। तो हमको एक याद रखना है कि ये जो लोग करते हैं कि बच्चा बीमार है तो उसको स्कूल भेजना है, तो हमने ये सोचना चाहिए कि अगर उसको सर्दी जुकाम की बीमारी है वो स्कूल में जाएगा, उसके इर्द गिर्द जितने बच्चे हैं उन लोगों को ये बीमारी देने का डर रहेगा। घर के अंदर समझो कोई ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 65 के ऊपर है, उन लोगों ने जिसको लक्षण आए हैं उसके संपर्क में आना ये टालना बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर गंगाखेडकर ने इस महत्वपूर्ण बात को भी रखा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन को लेना आवश्यक माना जाता है। उन्होंने बताया कि कोमोर्बिडिटीज के व्यक्तियों के लिए उपचार पर खास ध्यान दिया जाना आवश्यक है। सही उपचार से इन्फ्लुएंजा की सही रोकथाम की जा सकती है और ऐसे व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचने से रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि संक्रमण को हल्के में न लेते हुए डॉक्टरी सलाह बहुत आवश्यक है। जो लोग बड़े बूढ़े होते हैं उन लोगों ने हर साल को इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लेना ये जरूरी माना जाता है। ये एक डोज की वैक्सीन होती है, वो साल में अगर एक बार मैंने अगर लगा ली तो मुझे ये जो बीमारियां होती है H3N2 जो हमने अभी नाम सुना या H1N1 जो इन्फ्लुएंजा टाइप ए के जो बीमारियां हैं वो हमको होने का चांस बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। और मेरी टेस्ट पॉजिटिव आई तो समझो मेरे घर में कोई बुजुर्ग लोग थे उनको एक्सपोजर हुआ या कोई महिला ऐसी थी जिसके पेट में बच्चा है उसको ये बीमारी लगने का डर बढ़ गया, तो उस वक्त आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। कभी भी अगर ऐसा समय आ गया तो 48 घंटे के अंदर 2 अलग अलग किस्म की दवाइयां होती है, दोनों में से कोई भी एक दवा डॉक्टर देता है, वो अगर न होने के लिए देना है तो वो तकरीबन हमको 10 दिन तक देना पड़ता है। अगर किसी को बीमारी अगर हो गई है H3N2 की तो उसको भी जब हम इलाज करते हैं वो 5 दिन में दवा देके अगर 48 घंटे के अंदर मैंने दवा दी तो वो पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन कम होने में मदद हो जाती है। तो अपने पास उपाय हैं। हमारे इलाके में इन्फ्लुएंजा के बीमारी होने का अगर हमको कहीं न्यूज पढ़ने आई तो हम इन लक्षणों को कम से कम जिनकी उम्र ज्यादा है और जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनमें साधारण तौर पे नहीं लेना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उस किस्म से वो दवा दे देगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मौसमी इन्फ्लुएंजा की स्थिति पर गहरी नजर रख रहा है। इसके अलावा मंत्रालय मौसमी इन्फ्लुएंजा के H3N2 सब टाइप के कारण जो संक्रमण बन रहा है और बीमारी पैदा होने से मृत्यु दर की संभावनाओं पर भी निगरानी रखी जा रही है। विशेष तौर पर कोविड के बढ़ते कुछ मामलों के मद्देनजर ऐसे समय में निगरानी बहुत अहम हो जाती है। मौसमी इन्फ्लुएंजा एक संक्रमण है जो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। ये विश्व के सभी हिस्सों में फैलता है और वैश्विक स्तर पर कुछ महीनों के दौरान इसके मामले ज्यादा बढ़ते हुए देखे गए हैं। भारत में हर साल मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामले 2 बार सबसे अधिक दर्ज होते हैं, पहला जनवरी से मार्च तक और दूसरा मानसून के बाद मौसम में आए बदलाव के कारण। मार्च के अंत से मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामले कम आने शुरू होते हैं और मार्च के अंत में ये जरूर आवश्यक है कि जिस तरह से कोविड-19 के मामले फिर से बढ़े हैं और हाल ही में इन्फ्लुएंजा के मामलों के बढ़ने की खबरें आई हैं, ऐसे में सावधानी बहुत आवश्यक है। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम कोविड-19 और H3N2 संक्रमण के लिए सावधानियां और उपचार। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।